4 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि आदिकाल से यानी कि जब से जीवन की शुरुआत हुई है तब से लेकर 700 ईस्वी तक को, लगभग 700 ईस्वी तक को प्राचीन काल समझा जाता है। इसके पहले छठी कक्षा में हम लोगों ने प्राचीन काल के विषय में पढ़ा था। 700 ईस्वी के बाद लगभग 1750 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल कहा जाता है। इस काल के विषय में इस बुक में पढ़ेंगे, यानी इस किताब में पढ़ेंगे, 7वीं कक्षा के किताब में। तो 7वीं कक्षा में हम लोग किसे पढ़ने वाले हैं? मध्यकाल को। मध्यकाल कब से कब तक है? 700 से 1750 ईस्वी के आसपास तक। इसे ध्यान रखिएगा। लगभग 1000 साल के विषय में, 1000 वर्ष के विषय में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। और 1750 के बाद क्या होता है? आधुनिक काल होता है। तो ये काल के विषय में आप लोगों ने समझा। शुरुआत से लेकर 700 ईस्वी तक प्राचीन काल, 700 से लगभग 1750 मध्यकाल, और 1750 से लेकर अभी तक आधुनिक काल। इसे आप ध्यान रखिए। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक मैप दिखाया जा रहा है। इस मैप को देखिए। आपको क्या लगता है देख के? आप इंडिया के मैप से वाकिफ होंगे। आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है उससे मिलता जुलता यह मैप दिख रहा है, लेकिन यह उल्टा है। आपको ऐसा लग रहा होगा। देखिए, ये जो मैप है यह 12वीं सदी में बनाया गया है। अरब के भूगोलवेता थे, भूगोलवेता का मतलब भूगोल के जानकार, अरब के भूगोलवेता थे अल इद्रिसी, आपके बुक में नीचे दिया गया है, जिन्होंने 1154 ईस्वी में पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का एक नक्शा बनाया। उसमें उन्होंने भारत को ऐसे दिखाया था। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये श्रीलंका है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इसे देख के कि भारत के दक्षिणी हिस्सा का मैप है, यह दक्षिणी हिस्सा को दिखाया गया है। लेकिन चूंकि समय बहुत पुराना है, 12वीं सदी 1154 ईस्वी में यह नक्शा बनाया गया था, तो उस समय ऐसे ही दिखाया जाता था। अब हम एक दूसरे नक्शे के विषय में भी देखेंगे। आइए देखते हैं। दूसरा नक्शा दूसरे पेज पे दिखाया गया है। अब इसे देखिए। यह जो मैप है यह बनाया गया है 1720 ईस्वी में। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने इसे बनाया है। मानचित्रकार का मतलब होता है जो मानचित्र बनाता है, जो नक्शा बनाता है। अब 1720 ईस्वी में जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ग्विलोम द लिस्ले ने जिस मैप को बनाया है, मानचित्र को बनाया है, वह आज के मानचित्र से कितना मिलता जुलता है। आज हम जिस मैप को देखते हैं लगभग ऐसा ही मैप होता है। तो ये हमें दिखाता है कि समय के अंतराल से कैसे जो है परिवर्तन होता है हर चीज़ में। जैसे 12वीं सदी में बने एक मैप को हमने देखा और 18वीं सदी के में बने एक मैप में को हमने देखा, तो कैसे दोनों में अंतर है। यानी कि लगभग 600 वर्ष में कितना ज़्यादा अंतर आ सकता है मैप बनाने के तकनीक में, इसे आप समझ सकते हैं। अब इस मानचित्र के विषय में बताया जा रहा है कि जो यूरोपीय लोग थे इधर आने में, भारत के क्षेत्र में आने में इस मैप का प्रयोग करते थे। देखिए क्या होता है कि कोई भी इतिहासकार अलग अलग युग को समझने के लिए, जानने के लिए क्या करता है कि विभिन्न समय के दस्तावेज का अध्ययन करता है, और उस दस्तावेज के अध्ययन के समय वह ध्यान रखता है कि यह दस्तावेज कब बनाया गया। मान लीजिए कि जो हम लोगों ने सबसे पहले जिस मानचित्र को देखा, अल इद्रिसी द्वारा बनाए गए मानचित्र को, वह 12वीं सदी का बनाया गया था। अब इस समय आप उसको देख रहे हैं या कोई इतिहासकार उसे देख रहा है कि इसमें तो उल्टा बनाया हुआ है, तो ये नहीं कह देना है कि ये गलत है। वह गलत नहीं है, चूँकि उस समय का तकनीक वैसा था, उस समय की प्रौद्योगिकी या उस समय की समझ ऐसी थी, इसलिए उस समय वैसा बनाया गया। उस समय 12वीं सदी में वही ठीक था। लेकिन 600 वर्ष में क्या हुआ? तकनीक बदल गया, प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान बदल गया, मानचित्र अंकन करने का तरीका बदल गया। तो 1720 ईस्वी में जो हम गिविलोम द लिस्ले द्वारा बनाए गए मानचित्र को देखते हैं वह हमें लगभग आज की तरह दिखता है। तो समय के अनुसार इतिहासकार क्या करते हैं, सभी दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि उस समय क्यों ऐसा बनाया गया और फिर आगे जाकर क्यों इससे परिवर्तन हो गया इसमें। ठीक है, इतना हमें यहाँ समझना था। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अपना अगला टॉपिक है नई और पुरानी शब्दावली। देखिए, परिवर्तन की बात की गई है। आप जानते ही हैं परिवर्तन तो संसार का नियम है। परिवर्तन हर जगह हर समय होते ही रहता है। यूँ कहे कि परिवर्तन हर चीज़ में होता है। जैसे सूचना में परिवर्तन, हम लोगों ने दो मानचित्र को देखा, कैसे समय अंतराल पर दोनों मानचित्र अलग अलग हो गए हैं।
तो सूचना में परिवर्तन हो सकता है, भाषा में परिवर्तन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपके बुक में बताया गया है कि मध्य युग में जो फारसी था और आधुनिक युग में जो फारसी है, दोनों में परिवर्तन है। सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में परिवर्तन नहीं है, बल्कि शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं कई बार। और यही मेन है, शब्द के अर्थ कैसे बदलते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। हिंदुस्तान शब्द को लिया गया है। आज हम लोग हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं? भारत। लेकिन कभी समय था जब इसके अलग अलग अर्थ होते थे। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि 13वीं सदी में मिन्हाज ए सिराज ने जो बात लिखी, उससे यह पता चलता है कि हिंदुस्तान का मतलब है ऐसा इलाका जहां दिल्ली के सुल्तान राज्य करते थे। दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया मिन्हाज ए सिराज के द्वारा। जैसे पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में जो स्थित इलाका था, ये सभी। अब जैसे जैसे दिल्ली के सुल्तान का क्षेत्र बढ़ता जाता था, हिंदुस्तान का मतलब भी बढ़ता जाता था। लेकिन 13वीं सदी में एक बात ध्यान देने लायक है कि दक्षिण भारत कभी भी हिंदुस्तान की परिभाषा में नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा। अगला हमें देखना है ये 16वीं सदी के विषय में, कि कैसे 3 सदी के बाद 16वीं सदी में बाबर आता है और बाबर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन बाबर ने जिस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, उसका मतलब था इस पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के लोग जो रहते हैं, उनकी संस्कृति। तो आप देख रहे हैं कैसे समय के साथ एक शब्द का मतलब बदल जाता है। आज हम लोग हिंदुस्तान का मतलब पूरा भारत समझते हैं, बाबर ने हिंदुस्तान का मतलब पूरे उपमहाद्वीप के कल्चर को समझा, यहाँ रहने वाले पशु पक्षियों जो है जानवरों को समझा, यहाँ के भूगोल को समझा। एक बात और दी गई है, 14वीं सदी के कवि हुए अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया है और लगभग उन्होंने हिंद शब्द का मीनिंग वही बताया है जो बाबर कह रहे हैं, यानी उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के कल्चर। इतने बात को यहाँ जानना था। हिंदुस्तान शब्द के माध्यम से आपको बताया गया कि कैसे समय के साथ शब्द का मीनिंग बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। अगला हमारा टॉपिक है विदेशी शब्द के विषय में बताया गया है कि आज हम विदेशी का मतलब क्या समझते हैं, जो हमारे भारत का नहीं है, यानी कि किसी भी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे लिए विदेशी है। लेकिन मध्य युग में ऐसा नहीं था। जो हम 700 से 1750 के काल को पढ़ने वाले हैं, उसमें विदेशी का मतलब होता था कि अगर आप मेरे गांव के नहीं हैं, किसी दूसरे गांव से अगर आप मेरे गांव में आते हैं तो आप मेरे लिए विदेशी हो जाएंगे। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर गांव में आ जाए तो उसे विदेशी कहा जाता था। विदेशी को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहते हैं। अब आप सोचिए कि एक ही गांव में रहने वाले अलग अलग जाति धर्म के लोग खुद के लिए विदेशी नहीं हैं, लेकिन दूसरे गांव से कोई आ जाता है तो वह उनके लिए विदेशी हो गया। ये बात यहाँ बताई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है इतिहासकार और उनके स्रोत, यानी जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास के विषय में पता लगाते हैं, जानकारी करते हैं, वे किस स्रोत से करते हैं। हम लोगों ने 6ठी कक्षा को पढ़ा और उसमें हमने देखा था कि इतिहासकार सिक्के के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से, या फिर किसी लिखित सामग्री के माध्यम से इतिहास के विषय में पता लगाते हैं। अब यह जो तरीका है, सिक्का, अभिलेख, भवन निर्माण, लिखित सामग्री, ये प्राचीन काल में तो था ही, प्राचीन के साथ साथ मध्यकालीन में भी कंटिन्यू रहा। मध्यकाल में भी इस माध्यम से इतिहास की खोज की जाती थी। लेकिन मध्यकाल के विषय में हमें विशेषतः पढ़ना है जो ये है कि अब हमें प्रमाणिक लिखित जो है एक तरीके से हमारे पास सामग्री उपलब्ध हो गया, जिसके माध्यम से हम मध्यकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करने लगे थे। हुआ ये था कि मध्यकाल में कागज बहुत ही सस्ता हो गया। कागज सस्ता होने के कारण बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करने लगे। लेखन काल में इसका उपयोग बहुत अधिक होने लगा। अब जब लोग लिखने लगेंगे तो क्या लिखेंगे? लोग धर्म ग्रंथ लिखने लगे, लोग जो है शासक के वृतांत के विषय में लिखने लगे, यानी कि जो राजा होते थे वे क्या क्या काम करते थे, और भी जो संत ये सब होते थे उपदेश देते थे आदि, इन सब विषयों को अब कागज पर विस्तार से लिखा जाने लगा। कई लोग ऐसे थे जो हाथ से लिखे गए इन सभी चीज़ों को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखने लगे। अब रखने से क्या हुआ कि रखने से यह सुरक्षित हो गया। आज हम उसी रखे हुए दस्तावेज को, उसी रखे हुए पांडुलिपि को पढ़कर यह अनुमान लगाते हैं कि उस समय का समाज कैसा था। अब मान लीजिए कोई राजा होता होगा, उसने अपने वृतांत के विषय में लिखवाया और उसको अभिलेखागार में या पुस्तकालय में रख दिया गया।
आज हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि उस राजा का शासन कैसा था, वह कैसे राज्य करता था, कैसे उसका कार्यकाल चलता था। तो ऐसे हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अभिलेखागार का मतलब यहाँ बताया जा रहा है, जिसे देख लेते हैं। अभिलेखागार एक स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आज अभिलेखागार में रखा जाता है, ताकि आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़े तो हम उस चीज़ को पढ़ सके। मतलब 500 साल पहले के भी जानकारी को हम जब चाहे देख सके, इसलिए उसे रखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है कि मध्यकाल में क्या था, छापखाने का विकास नहीं हुआ था। यानी उस समय ऐसा नहीं था कि एक बुक छापा और 10 मिनट में जो है उसका कॉपी निकाल दिए। आज क्या होता है, आप एक बुक लेके जाते हैं, 5 मिनट में 10 मिनट में उस बुक का नकल करके दूसरी बुक बना दी जाती है। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब आप सोचिए, अगर कोई धर्म ग्रंथ लिखा गया, जैसे मान लीजिए रामचरितमानस लिखा गया, अब उस रामचरितमानस का कॉपी चाहिए हमें, प्रतिलिपि चाहिए, प्रति चाहिए, तो कैसे करेंगे? उसी रामचरितमानस को कोई एक व्यक्ति बैठकर हाथ से लिखेगा। तो ऐसे ही उस समय जितने भी चीज़ें लिखी जाती थी उनकी अगर हमें प्रतिकृति चाहिए, उनकी हमें प्रति चाहिए, कॉपी चाहिए, तो वह कैसे होता था? लिपिक और नकलनवीस, नकलनवीस का मतलब नकल करने वाला व्यक्ति, तो ये जो लोग होते थे बैठ के लिखते थे। अब आप सोचिए, अगर हाथ से किसी ग्रंथ का कॉपी किया जाए किसी भी चीज़ का, तो कुछ छोटे मोटे अंतर तो आ ही जाते हैं। तो ऐसे क्या होता था कि कोई भी चीज़ लेखक अपने तरीके से लिख दिया, लेकिन उसकी कॉपी करते 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 क्या होता था, अंत में उसमें भारी अंतर आ जाता था, काफ़ी अंतर आ जाता था। अब क्या होता था कि किसी भी ग्रंथ का जो है सदी दर सदी अलग अलग समय में उसकी प्रतिलिपि बनाई जाएगी। हर 50 साल बाद जरूरत पड़ेगी तो उसे लिखाया जाएगा। अब लिखने वाला अपने मर्जी से क्या करेगा, थोड़ा मोड़ा बदलाव भी कर सकता है या छोटी मोटी गलती भी हो जाती है। कई बार तो क्या होता है कि किसी ग्रंथ में लोग अपने किसी बात को घुसा देते हैं, इससे ऐसा लगता है कि कवि ने ही लिखा है जबकि किसी और ने लिख दिया। इस प्रकार क्या होता था कि सदी दर सदी एक ही ग्रंथ के अलग अलग जो है प्रति निकल आए। अब मान लीजिए किसी इतिहासकार को 13वीं सदी में कोई बुक मिला, कोई ग्रंथ मिला, उसको उसने पढ़ा, सेम वही ग्रंथ उसी टाइटल से उसी लेखक का 10वीं सदी का बुक उसे मिला, उसे उसने पढ़ा, उसमें कुछ और बात लिखी है। इससे पता चलता है ये बात कि कैसे लोग अलग अलग समय में लिखते थे और उसमें परिवर्तन आ जाता था। अतः लेखक ने मूल क्या लिखा है, लेखक अपने मर्जी से क्या लिखा था, इसको जानने के लिए आज इतिहासकार को एक ही पुस्तक को जो अलग अलग समय में लिखा गया, प्रतिलिपि बनाई गई, उसको पढ़ना पड़ता है। 4-5 प्रतिलिपि को पढ़ेगा तो वह समझ पाएगा कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या लेखक कहना चाहता था और बीच में क्या क्या परिवर्तन आए। ये बातें यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल कंटेंट को जानने के लिए हमें एक ही बुक को पढ़कर पता नहीं चलेगा, बल्कि अलग अलग बुक को पढ़ना पड़ेगा। इतिहासकार अलग अलग जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ लिखावट की बातें बताई गई हैं फारसी वर्ण के विषय में, वो एग्जाम में आता नहीं है, उसे हम लोग छोड़ दे रहे हैं। देखिए एक बात ऊपर बताई गई है जियाउद्दीन वर्नी के विषय में, मैं बता देता हूँ, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि जियाउद्दीन वर्नी किस सदी के इतिहासकार थे, तो आपको याद रखना है जियाउद्दीन वर्नी 14वीं सदी के इतिहासकार थे। उनके विषय में जो बातें बताई गई हैं वो ये है कि उन्होंने अपने बारे में पहली बार 1356 ईस्वी में कुछ लिखा, यानी अपनी वृत्तांत लिखी उन्होंने, और दूसरी बार 2 वर्ष बाद उन्होंने फिर से लिखी। अब जो इतिहासकार लोग थे जियाउद्दीन वर्नी के वृत्तांत को देख रहे थे, तो 1971 तक लोगों को सिर्फ दूसरी बार जो बुक लिखी गई थी, जो ग्रंथ लिखे गए थे, उसके विषय में पता था। यानी कि जो 1356 में पहली बार जियाउद्दीन वर्नी ने अपना वृत्तांत लिखा, उसके विषय में किसी को जानकारी थी ही नहीं, क्योंकि वह पुस्तक कहीं पुस्तकालय के भीड़ में दब गई थी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है जियाउद्दीन वर्नी के विषय में। अगला टॉपिक है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखिए हम लोग मध्यकाल को पढ़ रहे हैं। मध्यकाल 700 से 1750 ईस्वी तक है, आप जानते ही हैं। इसमें अनेक सारे परिवर्तन हुए, परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। अगर हम कुछ परिवर्तनों की बात करें तो इस समय नए प्रौद्योगिकी आया,
जैसे प्राचीन काल में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन इस समय अब धीरे धीरे नया टेक्नोलॉजी आने लगा। आपके बुक में बताया जा रहा है जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाने लगा, कताई के लिए चरखे का प्रयोग किया जाने लगा, युद्ध में अब बारूद गोले का युद्ध जो है किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा आग्नेयास्त्रों का। और इन सब के विषय में बताया जा रहा है कि ये सब जो तकनीक आया वो कैसे आया। इस तकनीक के अलावा हम बात करें तो नए नए खान पान आने लगे, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब। उसके साथ जो है क्या होता था कि लोग अलग अलग जगहों से अब एक दूसरे जगह पर आने जाने लगे थे। उस समय लोग खान पान के लिए या फिर व्यवसाय के लिए या किसी भी अलग तरीके के लिए वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो अपने साथ अपना विचार भी वहाँ ले जाएंगे, अपनी संस्कृति भी ले जाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी भी ले जाएंगे। तो इसी से क्या हुआ कि मध्यकाल में हमारे देश में परिवर्तन होने लगा। आप इस काल को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल कह सकते हैं। अगर आप आर्थिक परिवर्तन की बात करें तो ये जो सिंचाई में रहट का प्रयोग है, कताई में चरखे का प्रयोग है, ये सब क्या है? आर्थिक परिवर्तन दिखा रहा है। सामाजिक का मतलब क्या हुआ? समाज में कुछ परिवर्तन। अब जब अलग अलग जगह से लोग आकर एक ही जगह बसेंगे तो सामाजिक परिवर्तन तो होगा ही, समाज में अलग अलग समूह के लोग रहने लगेंगे। इसी तरह सांस्कृतिक परिवर्तन की बात की गई है तो सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब भी वही हुआ कि विभिन्न जगहों से आए हुए समुदाय के लोग अपने अपने संस्कृति को यहाँ आने के बाद भी जिंदा रखते हैं। इस प्रकार से संस्कृति में भी एक विविधता आ जाती है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि यह जो मध्यकाल है यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल है। देखिए, एक राजपूत के विषय में बताया गया है कि इस समय क्या हुआ, अलग अलग समुदाय जो है अपना अपना काम करने लगे। कुछ ऐसे समुदाय थे जिन्होंने बहुत आगे तक अपना काम किया, बहुत आगे तक अपने यश कीर्ति को बढ़ाया। इस क्रम में राजपूत के विषय में बताया गया है, तो इसे देखते हैं। देखिए, राजपूत का मतलब बताया गया है कि राजपुत्र शब्द से यह निकला हुआ है। राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र, तो इससे बना हुआ शब्द है राजपूत। राजपूत के विषय में बताया गया है कि इसने इस काल में काफ़ी महत्व अर्जित किया। 8वीं से 14वीं सदी की बात करें तो 8वीं से 14वीं सदी के बीच में राजपूत का अर्थ होता था कि योद्धाओं का एक समूह जो खुद को क्षत्रिय बताते थे। अब अगर राजपूत की बात करें तो राजपूत राजा भी होते थे, सामंत भी होते थे, या इस पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग राजाओं के सेना में काम करने वाले लोग भी होते थे। इनको आमतौर पर बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, वीर माना जाता था। जो इस समय के कवि होते थे या जो चारण होते थे, चारण का मतलब हुआ घूम घूम के कुछ गाने वाला जो होता है समूह, वो तो कवि और चारण लोग राजपूत समुदाय के विषय में गुणगान करते थे, लोगों को बताते थे। ये बातें यहाँ बताई गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस समय में यानी मध्यकाल में मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, ये भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने समूह को काफ़ी आगे ले गया, काफ़ी आगे बढ़ाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कुछ परिवर्तन के विषय में कि अब जनसंख्या बढ़ने लगा था। जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा कि लोगों के रहने और खेती के लिए जगह की ज़रूरत होगी। और पहले से जब लोग रहते हैं तो जगह फिक्स है, बाकी जगहों पे तो जंगल है। तो अब जंगलों की कटाई होने लगी। जंगलों की कटाई से क्या होने लगा? पर्यावास में परिवर्तन होने लगा। पर्यावास का मतलब है कि जो उस पर्यावरण में रहने वाले लोग हैं और उनकी जो जीवन शैली है। जैसे अगर जंगली क्षेत्रों में कुछ वनवासी रहते थे तो अब उनका जीवन क्या हो गया? विस्थापित हो गया, उनका विस्थापन हो गया जंगलों से, क्योंकि जंगलों की कटाई होने लगी। ऐसे में क्या हुआ कि जंगलों में रहने वाले लोग अब कुछ कृषक बन गए, कुछ जो है मजदूर बन गए, कुछ मवेशी पालन करने लगे, क्योंकि पहले वे जंगल में रहते थे, वहीं से उनका सब कुछ चलता था, जीवन चलता था। लेकिन अब वो जंगल में नहीं रह सकते, तो अब वो क्या हुए कि मुख्य धारा में आ गए, लोगों के साथ समाज में रहने लगे, इस बड़े और जटिल समाज में। अब इस समाज में अगर कोई ऐसा समूह आएगा जो पहले से ही एक तरीके से बहुत ही कमज़ोर है, तो क्या होगा? जो बड़े स्तर के लोग होंगे, मुखिया, पुजारी, मठ, मंदिर, इनमें रहने वाले लोग उन पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे, उन पर जो है दबा बनाएंगे। तो ये सारा कुछ काम हुआ। जो विस्थापित लोग थे, जो वनवासी थे, अब उनको जो है नए समाज में आके कर चुकाना पड़ता था, लोगों का व्यवहार करते थे ये लोग। तो इस प्रकार क्या हुआ कि समाज में अब भारी अंतर आने लगा। पहले समाज में जब किसान, जब मुखिया या बड़े बड़े लोग थे तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि
निचली कहे जाने वाली मतलब जो लोग थे वे थे ही नहीं। लेकिन जैसे अब कहीं और से निम्न जो है स्तर के लोग आए तो अब समाज में अंतर आने लगा, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, क्योंकि समाज में भी उन्हें नीचे देखा जाने लगा और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते थे। अब समाज में जो ये अंतर आया तो लोग धीरे धीरे जातियों और उपजातियों में बंटने लगे, यानी कि लोग सामाजिक स्तर पर खुद को बांटने लगे अलग अलग जातियों में। इससे क्या हुआ कि लोग अपने अपने समूह में रहने लगे। पृष्ठभूमि या व्यवसाय के आधार पर जो है लोगों को ऊंचा या नीचा कहा जाने लगा। लेकिन जो ये तरीका था कि पृष्ठभूमि या व्यवसाय या पैसा धन के आधार पर लोगों को ऊंचा या नीचा कहा जाएगा, यह स्थिर नहीं था या अस्थायी नहीं था। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी समय के बाद कोई व्यक्ति जो पहले निचली जाति का या निचले जो है निम्न जाति का कहा जाता था, अब वो आगे जाकर पैसा कमा लिया, धन अर्जित कर लिया, तब उसका दर्जा बदल जाता था, वह किसी दूसरे जाति में भी ट्रांसफ़र हो सकता था। ये कुछ यहाँ बताया जा रहा है कि सब कुछ आधारित था कि आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किस प्रकार के हैं, आपका व्यवसाय क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपने क्या अर्जित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बताया जा रहा है कि समाज में जो ये जातियों में लोग बंट गए थे तो अब सभी जातियों के अपने अपने नियम होते थे और उन नियमों का संचालन बड़े बुजुर्गों की सभा करती थी। अब कहीं कहीं इन सभा को जाति पंचायत के नाम से भी जाना जाता था। एक चीज़ आपको समझना है कि किसी क्षेत्र में कोई जाति है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक जो है पाई चार्ट की तरह कुछ बना रहा हूँ, ये देखिए, इसको ऐसे समझना है कि सबसे अंदर क्या है, लोगों का समूह है जिसे आप जाति समझ लीजिए। ठीक है, इस जाति, ये जो जाति के लोग हैं किसी न किसी गांव में रहते होंगे, तो गांव का जो प्रशासन है वो भी उन पे लागू होता है। यानी कि ये जाति के लोग हैं, इनको अपनी परंपरा तो इनको मानना ही है, जो बड़े बुजुर्गों की सभा है वो जो परंपरा है, नियम है, उनको भी मानेंगे। साथ ही ये जिस गांव में रहते हैं उस गांव का जो मुखिया होगा उसका भी शासन इन पे है। अब वो जो गांव है किसी न किसी राज्य के अंदर आता होगा, किसी न किसी स्टेट के अंदर आता होगा, तो वो उस स्टेट का जो राजा है, स्टेट का जो शासन है वो भी उस जाति पे आता है। तो एक जाति के या एक समुदाय के लोगों पर कैसे तीन तीन स्तर पर जो है शासन होता था, या फिर उन पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि वे प्रतिबंधित थे या उन पर जो है दबदबा था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उन पे इस तरीके से नियंत्रण था। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। मध्यकाल जैसा कि 1000 वर्षों का परिवर्तन का काल रहा, इसमें अनेक तरह के जो है अलग अलग शासक आए, राजवंश आए। जैसे बताया जा रहा है चोल, तुगलक, मुगल, इन सब के विषय में हमें पढ़ना है। इन सब ने अलग अलग समय में अपना अपना क्षेत्र स्थापित किया, अलग अलग विभिन्न क्षेत्र अपने जो है हिस्से में लिया। एक जो है शासक है दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से 1287 बताया जा रहा है। इनके विषय में एक संस्कृत के प्रशस्ति में बताया गया है कि ये बहुत ही विशाल साम्राज्य का शासक थे। इनका शासन पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। ये एग्जाम्पल बताया गया है। ये सभी चीज़ जो हम इस वीडियो में, इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, बहुत ही विस्तार से एक एक चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे मध्यकाल को समराइज करके इस पहले अध्याय में बताया गया है, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहे पहले से कि मध्यकाल में क्या क्या घटित हुआ था। जब हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ जो है कवि अमीर खुसरो के विषय में एक बात बताई जा रही है, इसे हम लोग ध्यान देते हैं। कवि अमीर खुसरो ने 1318 में कुछ लिखा और इसमें इन्होंने कहा कि इस भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगाना, मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं अपने लिए एक एक अलग अलग भाषा चूज कर ली हैं और उसी भाषा का प्रयोग वे करते हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र की नहीं है, बल्कि ब्राह्मण लोग इसे जानते हैं। आम जनता संस्कृत को नहीं जानती है, सिर्फ ब्राह्मण लोग इसे जानते हैं। तो मध्यकाल के विषय में यह भी ध्यान रखिएगा, कवि अमीर खुसरो द्वारा कही गई बात हो सकता है कि कहीं आपसे पूछ दे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है लोगों के विकास के विषय में कि लोग कैसे जो है अब संगठित होकर रहने लगे थे। हम लोगों ने पिछले जो है कक्षा यानी कि 6ठी कक्षा के पुस्तक में पढ़ा था कि धीरे धीरे लोग जो है अब संगठित होकर रहने लगे थे। महाजनपद के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। तो 700 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ, लोग अब संगठन में रहने लगे, एक खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने लगे और
उस खास भौगोलिक क्षेत्र के लोगों का अपना भाषा, अपनी संस्कृति हो गई, और वे एक खास राजवंश से जुड़ जाते थे। यानी कि ये देश है, देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के, विभिन्न समुदाय के लोग रह रहे हैं। अब ये जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, इनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, और ये किसी न किसी राजवंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ बताई जा रही है। इस तरीके से देश के में क्षेत्रीय विभिन्नता आई, अलग अलग राजवंश आए। क्या हुआ कि विभिन्न समय में जो अलग अलग राजवंश आते थे, ये एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं। कभी कोई किसी को जीत ले रहा है, कभी कोई किसी को हरा दे रहा है, कभी क्या हो रहा है कि कोई वंश पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है। ये सारी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक बार जो ये एक समुदाय जो है आ गया, तो अगर ये कल होकर समाप्त भी हो जाए तो इसकी संस्कृति समाप्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि इस संस्कृति में जो रहने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं जाकर दूसरे साम्राज्य में रह जाएंगे, वहाँ जाने के बाद भी अपने विचार, अपने संस्कृति को जीवित रखेंगे। तो ये बातें भी यहाँ बताई जा रही है कि जब कोई राजवंश खत्म भी हो जाता था तो भी उसका प्रभाव इस महाद्वीप में, इस देश में हमेशा ही रहता था। एग्जाम्पल के लिए मुगल वंश के विषय में बताया गया है कि 18वीं सदी में मुगलों का पतन हो गया। पतन के समय क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे, क्षेत्रीय राजा थे वे उभरने लगे, वे लोग आगे आ गए। लेकिन क्या हुआ, क्या मुगल शासक के जो परंपरा थे, मुगल शासन की जो संस्कृति थी, वो समाप्त हो गई? नहीं, अभी भी क्षेत्रीय राज्य थे, जो राजा लोग थे, वे मुगल शासन से बहुत कुछ सीख लिए थे, उनके परंपरा को, उनके तरीके को, और फिर वो अपने शासन में उसको लागू करते थे। तो ये बातें बताई जा रही है कि कुछ संस्कृति समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके संस्कृति का अंग समाप्त नहीं होता, वो हमेशा से ही किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। परिवर्तन हमेशा होते रहता है, और वह परिवर्तन किसी एक दिन का नहीं है, कुछ एकदम बिल्कुल नया नहीं होता है, सम्मिलित रूप से होता है जो भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है पुराने और नए धर्म, इसके विषय में पढ़ेंगे। देखिए, धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे समझते हैं। जो ये 1000 वर्ष के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, 700 से 1750 वर्ष, 1750 ईस्वी तक के विषय में, इसमें अनेक धार्मिक परिवर्तन हुए। अलग अलग जो सामाजिक समूह के लोग थे उनमें परिवर्तन हुआ, तो लोगों के आस्था में भी परिवर्तन हो जाता था। जैसे लोग जो है, मान लीजिए किसी समूह के लोग किसी खास देवी देवता को पूजते हैं, उस समूह में बंटवारा हो गया, तो हो सकता है कि जो ये दो समूह में बंट गए हैं, ये अलग अलग देवी देवता को पूजने लगे। हिंदू और मुस्लिम धर्म के विषय में बहुत ही विस्तार से यहाँ बताया गया है, तो हम लोग देखते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें इसी समय, ये जो मध्यकाल का समय है, इसी में कई बदलाव आए। जैसे लोग नए नए देवी देवता को पूजने लगे, बहुत राजा हुए या फिर बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। इसी मध्यकाल में ब्राह्मण लोगों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया, क्योंकि क्या था कि ब्राह्मण लोग संस्कृत के ज्ञाता थे, इनको संस्कृत ग्रंथ का ज्ञान था, और इनके कारण इसके कारण इनको समाज में काफ़ी आदर मिलता था। राजा के द्वारा इनको संरक्षण दिया जाता था। राजा का संरक्षण प्राप्त हो गया अगर ब्राह्मण को, तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण तो ऐसे ही बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, समाज में इनका दबदबा इस तरीके से बढ़ जाता था। तो ये सारी कुछ बातें बताई गई हैं हिंदू धर्म के विषय में। और हिंदू धर्म में एक और भारी परिवर्तन आया। इसी समय हिंदू धर्म में कुछ लोग ऐसे हुए, कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें कर्मकांड को समाप्त कर दी गई, जिसने जो है ब्राह्मण की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया गया। अब ये जो नए समूह के लोग थे, इनका मानना था कि हम अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी कर्मकांड को नहीं अपनाएंगे, बस दिल से, मन से विश्वास रखेंगे, आस्था रखेंगे, और हम ऐसे भी अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इस समय जो मध्यकाल का समय है, इस समय इस उपमहाद्वीप में, इस भारत में अनेक नए नए धर्म आने लगे। जैसे मुस्लिम धर्म की हम बात करें तो मुस्लिम धर्म का आगमन भी इसी मध्यकाल में होता है। जो मुस्लिम धर्म होता है, वे लोग कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, और फिर मुस्लिम धर्म में एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है, वो है अल्लाह। माना जाता है कि जो अल्लाह हैं वे कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, कभी किसी मतलब सामाजिक रूप से या जो आर्थिक रूप से अलग अलग लोग हैं उनमें भेदभाव नहीं करते, सभी को एक रूप में अल्लाह देखते हैं। जो कुरान शरीफ है उसका संदेश सबसे पहले भारत में 7वीं सदी में आया, और ये लाने वाले कौन से लोग थे, व्यापारी और आप्रवासी। यानी कुछ व्यापारी ऐसे होते थे जो अलग अलग जगहों से इस उपमहाद्वीप में व्यापार के लिए आते थे, और कुछ लोग
दूसरे जगहों से यहाँ रहने के लिए आते थे। तो ऐसे ही लोगों ने कुरान शरीफ का संदेश यानी मुस्लिम धर्म को 7वीं सदी में भारत में सबसे पहले लाया, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले लाया। ये हो सकता है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दे कि किस सदी में इस उपमहाद्वीप में मुस्लिम धर्म या फिर कुरान शरीफ का संदेश आया, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब मुस्लिम धर्म के विषय में भी कुछ बातें बताई गई हैं जिसे ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम धर्म के जो शासक हुए उन लोगों ने भी काफ़ी जो है इस्लाम में जो धर्म और न्याय के ज्ञाता होते थे, जिन्हें उलेमा वर्ग के नाम से जाना जाता था, उनको संरक्षण दिया। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदू राजाओं ने हिंदू धर्म में ब्राह्मण को संरक्षण दिया क्योंकि वे लोग संस्कृत ग्रंथ के जानकार थे। उसी तरह मुस्लिम वर्ग में अगर हम बात करें तो मुस्लिम वर्ग में जो शासक हुए वे भी उलेमा वर्ग के लोगों को संरक्षण देते थे। उलेमा का अर्थ होता था कि इस्लाम में जो धर्म और न्याय के ज्ञाता होते थे। अब इस्लाम के लोग भी अपने अपने धर्म को अपने धर्म को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करते थे। कुछ लोग शिया हो गए, कुछ लोग सुन्नी हो गए। शिया और सुन्नी आज भी आप सुनते होंगे मुस्लिम लोगों में। शिया का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली साहब को अपना जो है नेता माने। सुन्नी का मतलब हुआ जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करे। अब खलीफा का मतलब हुआ जो मुस्लिम धर्म की जब शुरुआती दौर थी उस समय जो लोग धर्म का नेतृत्व करते थे उनको खलीफा के नाम से जाना जाता था। खलीफाओं वाला परंपरा आगे भी चलता रहा। तो ऐसे शिया और सुन्नी दो अलग अलग रूप में बंट गए मुस्लिम लोग, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आज का अपना इस वीडियो का अंतिम जो है टॉपिक है वह है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। अगर हम बात करें भारत की, यहाँ बहुत सारी बातें लिखी गई हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखिए, भारत के समय को अगर बांटने की बात करें, कालखंड को बांटने की बात करें, तो जो अंग्रेज इतिहासकार हुए उन लोगों ने भारत के कालखंड को शासकों के धर्म के आधार पर विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी कि जो प्राचीन काल था उनको कह दिया हिंदू काल, जो मध्य काल था उसमें चूंकि बहुत अधिक शासक हुए, बड़े बड़े शासक हुए मुस्लिम धर्म के, तो उससे मुस्लिम जो है काल बता दिया, और जो आधुनिक काल हुआ उसमें ब्रिटिश लोगों का शासन था तो उसे ब्रिटिश काल बता दिया गया। हालांकि ये जो विभाजन है शासक के धर्म के आधार पर यह आज मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें बस शासक के धर्म को आधार मानकर काल का बंटवारा कर दिया गया है। जबकि एक कालखंड में, एक समय में सिर्फ शासक सब कुछ नहीं होता, अनेक तरीके के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। तो इन सब को ध्यान में रख के जो विभाजन किया जाता है उसे मान्य माना जाता है। जैसे इस तरीके से जो सामाजिक आर्थिक कारकों पर आधारित विभाजन है वह है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का मतलब क्या है, हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि शिकारी संग्राहक लोग हुआ करते थे, प्रारंभिक कृषक लोग होते थे, शहर और गांव में लोग रहते थे, उनका अलग अलग तरीके का जनजीवन था। उसी तरीके से हम लोग इस जो है कक्षा में यानी कि इस बुक में पढ़ेंगे मध्यकाल के विषय में। मध्यकाल में जो प्रारंभिक कृषक थे अब अच्छे से कृषि करने लगे, यानी कृषि का विस्तार होने लगा, अलग अलग क्षेत्र का विस्तार होने लगा, साम्राज्य का विस्तार होने लगा, कई तरह के धार्मिक बदलाव आने लगे। तो ये सब जो तरीका है इसके आधार पर आप कह सकते हैं मध्यकाल। फिर आगे जाकर आधुनिक काल आया। आधुनिक काल तो आप समझते ही हैं, हालांकि 8वीं कक्षा में हम लोग आधुनिक काल को पढ़ेंगे कि कैसे आधुनिक काल में जो है अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे स्तर पे हो गया, अर्थव्यवस्था समृद्ध हो गया। फिर जो है ब्रिटिश लोग या फिर जो अलग अलग व्यापारिक कंपनियां थी वे भी भारत से आकर्षित होने लगे, यहाँ आने लगे। तो इस तरीके से अगर कालखंड का विभाजन हो तो इसे उचित समझा जाता है। इस प्रकार अपना चैप्टर समाप्त हुआ। आइए कुछ प्रश्नों को समझते हैं ताकि पता चले कि हम लोगों ने चैप्टर में जो पढ़ा वो सच में काम लायक है या नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है पहला, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो आप आराम से बता सकते हैं कि दूसरे गाँव या समाज के लोग जब एक गांव में आते थे तो उन्हें विदेशी माना जाता था। जबकि आज क्या है, आज इससे डिफर है, आज हम दूसरे देश के लोगों को विदेशी मानते हैं। अब सही और गलत का चिन्ह लगाना है। पहला, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। गलत है, अभिलेख पहले भी मिलते थे प्राचीन काल में और 700 के बाद भी मिलते थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, तो यह जो है सही है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मराठे और भी बहुत सारे शक्ति से जैसे राजपूत, इन लोगों ने अपने सीमाओं को बढ़ाया, अपने महत्व को बढ़ाया। ग, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, यह भी सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा इस विषय में। घ, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था, यह गलत है,
हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल तक ही इसका शासन था, और फिर इधर अगर बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में इसका शासन था कहाँ तक, अफगानिस्तान के गजनी तक। अगला है खाली स्थान को भरना है कि अभिलेखागारों में क्या रखे जाते हैं, तो अनेक तरीके के दस्तावेज और पांडुलिपि रखे जाते हैं। अगला है 14वीं सदी का इतिहासकार था कौन, जियाउद्दीन बर्नी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है डैश 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 और डैश, इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसल, नई फसल का नाम पूछ रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था आलू, मक्का, मिर्च, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नाम पूछ रहा है, तो सिंचाई में रहट, कटाई में चरखा, युद्ध में जो है गोला बारूद का यूज, ये सब आप लिख सकते हैं। आगे है इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन के विषय में पूछ रहा है, तो आप धार्मिक परिवर्तन में हिंदू और मुस्लिम दोनों के विषय में बता सकते हैं, जो हमने पढ़ा, जैसे हिंदू में नए देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण, ब्राह्मणों का महत्व, ये सब आप लिख सकते हैं। वैसे ही मुस्लिम के विषय में भी लिख सकते हैं कि मुस्लिम लोगों ने कैसे, मुस्लिम लोग शिया और सुन्नी में बट गए, शिया किसको मानते थे, सुन्नी किसको मानते थे, ये सब कुछ बता सकते हैं। अगला है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है, इसे आप बता सकते हैं। सबसे पहले कैसे जो है सिर्फ सुल्तान के राज्य क्षेत्र को हिंदुस्तान समझा जाता था, फिर आगे बाबर ने इसको अलग तरीके से कहा, इन सबको आप बता सकते हैं। जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे, तो जातियों का नियंत्रण आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या होता था, एक सभा बनाई जाती थी जिसमें जो बुजुर्ग लोग होते थे वे उस सभा का संचालन करते थे, कुछ खास नियम होते थे, उस नियम के हिसाब से उस जाति या उस समुदाय के लोगों को चलना होता था। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का मतलब है कि बहुत बड़े स्तर का जो साम्राज्य होता था उसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ये अपना पहला अध्याय था। फिलहाल के लिए धन्यवाद। वीडियो समाप्त होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में सेकेंड चैप्टर के साथ।